अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 4 के खुद तशख़ीसी सवालात का पहला हिस्सा करने जा रहे हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि पहले हिस्से में जो खुद तशख़ीसी सवालात हैं, उसकी जो सरगर्मी है, उसमें से कुछ सवालात के जवाबात दे सकें। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज हम खुद तशख़ीसी सरगर्मी का पहला हिस्सा करने जा रहे हैं, जिसमें सरगर्मी 4.1 से शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि सोडियम क्लोरीन के साथ केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सोडियम हो या कोई भी एटम हो, जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो इसलिए बनाते हैं ताकि वो इस्तेकाम हासिल कर सकें। तो सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि दोनों में इस्तेकाम आ सके। अब वो इस्तेकाम कैसे आता है? सोडियम जो एटम होता है ना, वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, वो बन जाता है एक इलेक्ट्रॉन निकाल के पॉजिटिव आयन। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहता है, वो एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके बन जाता है नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है ये आपस में मिलकर आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से दोनों स्टेबल हो जाते हैं, दोनों इस्तेकाम पजीर हो जाते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सोडियम क्लोराइड में सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन निकालना क्यों चाहता है। इसके पीछे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसके पहले शेल में होते हैं 2, दूसरे शेल में होते हैं 8, तीसरे शेल में होता है 1। अगर ये किसी तरह अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे बाहर वाला, तो इसके सबसे बैरूनी शेल में 8 रह जाते हैं, यानी कि ऑक्टेट रूल पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद करता है। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 287, यानी कि 287। तो इसका 7 जो है ना वो किसी तरह 8 हो जाए ना, तो इसका भी ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा। तो ये जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकालना होता है ना, वो हासिल कर लेता है क्लोरीन, और अपने 7 की बजाय 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, यानी कि यहां से उठ के एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया था जो 8 के बाद मौजूद था। तो दोनों इस्तेकाम पजीर हो जाते हैं। क्यों? सोडियम इलेक्ट्रॉन निकाल कर ऑक्टेट रूल पूरा करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन हासिल करके ऑक्टेट रूल पूरा करता है। लिहाजा दोनों का ऑक्टेट रूल पूरा ही तब होगा जब दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खारिज करके चार्ज क्यों हासिल करता है? जैसा कि मैं बता चुका हूं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 281। अगर तो मैं सब शेल की सूरत में लिखूं तो कुछ हिस्सा लिखूंगा 1s 2s 2p 3s। हर सब शेल के ऊपर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 6 आते हैं, इसमें 1 आता है। यानी कि जो सबसे बाहर वाला शेल है, चाहे मैं इस तरह लिखूं चाहे इस तरह लिखूं, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम की कोशिश होती है किसी तरह ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे ताकि 8 इलेक्ट्रॉन वाला शेल सामने आ जाए और उसका ऑक्टेट रूल पूरा हो जाए। इस वजह से वो ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। एटम किस तरह ऑक्टेट रूल पर अमल करते हैं? ऑक्टेट रूल पे अमल करने का उनका 2 हिस्से हैं, यानी कि इस सवाल के 2 जवाब बनते हैं। पहला जवाब तो ये बनता है कि ऑक्टेट रूल का मतलब ये है, अमल करने का मतलब ये है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हासिल करना चाहते हैं अपने सबसे बाहर वाले शेल में, यानी कि वैलेंस शेल में। ये इनका हसूल है। अब वो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करके फायदा क्या होगा? असल में उनकी नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी या वो इस्तेकाम में आ जाएंगे। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन किस तरह हासिल कर सकते हैं? 3 तरीके हैं। पहला तरीका, इलेक्ट्रॉन निकाल कर, जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला है इससे पिछले सवाल के अंदर। दूसरा तरीका, इलेक्ट्रॉन हासिल करके, जैसे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन हासिल किया सवाल नंबर 1 के अंदर। और तीसरा तरीका हमारे पास जो है
वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन का इश्तराक कर लें, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें। इन तीनों तरीकों से ऑक्टेट रूल पे अमल किया जा सकता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, अब इन तरीकों से वो पूरे किए जा सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं? देखिए, केमिकल बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं वो सबसे बैरूनी शेल यानी कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। अब आप सोच रहे होंगे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही क्यों हिस्सा लेते हैं? उसकी वजह यह है कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्टेट रूल की सूरत में एटम को इस्तेकाम बख्शते हैं, यानी कि वैलेंस शेल के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो ही आपका एटम जो है वो इस्तेकाम पजीर होगा। अंदरूनी शेल तो भरे हुए होते हैं, पहले से ही उसमें मुकम्मल इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो वैलेंस शेल तक बारी आती है। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग में इसलिए हिस्सा लेते हैं क्योंकि वो एटम को इस्तेकाम बख्श सकते हैं अगर तो वो ऑक्टेट रूल पूरा कर लें। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, वो इसलिए हिस्सा लेते हैं क्योंकि वो ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहते हैं, इस वजह से वो हिस्सा लेते हैं बॉन्डिंग में। ये एक बड़ा सादा सा असूल है और इसको आपने समझ लेना है, याद कर लेना है। मिसाल के तौर पे आप लिख सकते हैं, मैं दोबारा वही मिसाल दूंगा सोडियम की। सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे शेल में 8 होते हैं, तीसरी शेल में 1 होता है। अब बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं ना, वो 2 वाले इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी कि पहले शेल के नहीं होते, दूसरे शेल के नहीं होते, बल्कि वैलेंस शेल के होते हैं, सबसे बैरूनी शेल के होते हैं। तो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन आपने देखा था कि सोडियम ने निकाल दिया था। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल कर, ज्यादा करके, कम करके वो खुद को इस्तेकाम बख्शता है। 5वां सवाल। 5वां सवाल में है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स ग्रुप 17 के एलिमेंट से मिलने को क्यों तरजीह देते हैं? बड़ी सादी सी बात है। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का काम होता है या कोशिश होती है एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर ऑक्टेट रूल पूरा करना, यानी कि ये ग्रुप 1 के एक इलेक्ट्रॉन निकालकर ऑक्टेट रूल पूरा कर सकते हैं। ठीक हो गया, पूरा कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा, ग्रुप 17 के यानी कि हैलोजेंस की मैं अगर बात करूं तो वो एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ये तो बेहतरीन बात हो गई, क्यों? एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाह रहा है, तो हासिल करना चाहते हैं ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। तो होगा यूं कि ग्रुप 1 का एक एटम इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ग्रुप 17 का एक एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। ये एटम मिसाल के तौर पे सोडियम इलेक्ट्रॉन निकाल के पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन हासिल करके मिसाल के तौर पे क्लोरीन नेगेटिव आयन में तब्दील हो जाएगा और बनाएगा सोडियम क्लोराइड। इस तरह ये आयनिक कंपाउंड बनेगा, सबसे अच्छा, सबसे स्टेबल, इस्तेकाम वाला, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपाउंड बनेगा। दोनों एटम मुकम्मल तौर पे इस्तेकाम पजीर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की जो जरूरत थी वो एक जैसी थी। एक चाहता था इलेक्ट्रॉन निकाल दो, दूसरा चाहता था इलेक्ट्रॉन हासिल कर लो। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6 पे। क्लोरीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कबूल करने का पाबंद क्यों है? किसी भी चीज की पाबंदी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से देखी जाती है। मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखता हूं 2। एक तो मैं लिखता हूं इस तरीके से 2 8 7, दूसरा लिखता हूं 1s2 2s2 2p6, ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, पीछे बच के 7, तो 3s2 3p5। अब आप कहेंगे सर बात यूं है कि ये पहला शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भरा हुआ है, ये दूसरा शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी भरा हुआ है, लिहाजा ये तो वैसे भी अंदरूनी शेल है, ये तो हिस्सा ही नहीं लेंगे। सर ये है तीसरा शेल और इसमें है 7 इलेक्ट्रॉन, हाँ ये भरा नहीं हुआ, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, लिहाजा ये 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये हासिल करना चाहता है।
ये एक इलेक्ट्रॉन क्यों हासिल करना चाहता है? इसका ऑक्टेट ही एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके पूरा होता है। आप कहते हैं सर नहीं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे, क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन उसको मैं उसमें जमा कर दूंगा तो वो 8 की बजाय 9 हो जाएंगे उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। तो 9 इलेक्ट्रॉन तो नहीं हम करना चाहते। ऑक्टेट रूल के मुताबिक एटम तो इस्तेकाम ही तब हासिल करेगा जब 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 की नहीं, 3 की नहीं, 4 की नहीं, 5 की नहीं। लिहाजा क्लोरीन पाबंद है कि वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हासिल करे, ऑक्टेट पूरा करे, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में लाए और खुद को इस्तेकाम पजीर हो जाए। अब हम चलते हैं सरगर्मी नंबर 2 की तरफ। अब हम करने जा रहे हैं खुद तशखीसी सरगर्मी 4.2। कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बयान करें। कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से पहले हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जो है 6। जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो मैं पहले लिखूंगा 1s, फिर लिखूंगा 2s, फिर लिखूंगा 2p। ये मैंने उसके सबशेल की सूरत में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने जा रहा हूं। हम सब जानते हैं कि s में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हम सब जानते हैं कि 2s में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गए, p में बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो लिहाजा कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखें तो कार्बन के मुकम्मल तौर पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें से 2 पहले शेल में आते हैं और 4 दूसरे शेल में आते हैं। इसको यूं भी लिखा जा सकता है 2 4, और इसके बैरूनी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा सवाल, किस किस्म के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का रुझान पाया जाता है? ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 इनमें शेयरिंग का रुझान पाया जाता है। उसकी वजह यह है कि जब नॉन मेटल इन ग्रुप के नॉन मेटल से ही रिएक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। उसके लिए नॉन मेटल का मेटल से रिएक्शन करना जरूरी है। अगर रिपल्सिव फोर्सेस, तीसरा सवाल है, अगर रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस पर हावी हों तो क्या कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है? देखिए, रिपल्सिव फोर्सेस का मतलब ये है ऐसी फोर्सेस जो दफा करती हैं, दूर भेजती हैं। अगर वो ज्यादा होंगी तो बॉन्ड नहीं बन सकता बॉन्ड। अगर बॉन्ड नहीं बन सकता तो क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो हावी हों, ज्यादा हों, किससे? रिपल्सिव फोर्सेस से। रिपल्सिव। तो आपका बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर आप उल्टा बोल दें, रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हैं, तो वो अगर बॉन्ड बनाना भी चाह रहे होंगे तो एटम एक दूसरे को दफा कर देंगे, दूर भेज देंगे, रिपल्शन कर देंगे, जिससे वो एक दूसरे के करीब नहीं आ सकेंगे। रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होने से एटम एक दूसरे के करीब नहीं आते और बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी है कि वो एक दूसरे के करीब आए। ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस हावी होंगी तो ही बॉन्ड बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो इसका जवाब होगा नहीं। चौथा सवाल, नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मद्देनजर रखते हुए बॉन्ड की तश्कील में कितने इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं और किस किस्म का कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आता है? नाइट्रोजन एटम के बारे में मैं चूंकि लेक्चर में अपने काफी तफसील से बता चुका हूं, बस ये याद रखिएगा, नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखता हूं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, बॉन्डिंग में, और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के तौर पे मौजूद रहते हैं और ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अगर तो नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है तो वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। लिहाजा कोवलेंट बॉन्ड ही वजूद में आता है अगर नाइट्रोजन नॉन मेटल से रिएक्शन करना पसंद करे। दर्जे मॉलिक्यूल में से कोवलेंट बॉन्ड की किस्म बताइए। देखें, कोवलेंट बॉन्ड जो है ना, मैंने बताया था कि अगर एटम एक जैसे मॉलिक्यूल अगर एक जैसे एटमों से मिलकर बना हो तो वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये जो है ना, कार्बन और हाइड्रोजन, ये मुख्तलिफ एटम तो हैं, लेकिन ये है ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में
कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क इंतहाई कम होता है, इतना कम कि आप उसे कह लें कि मामूली सा होता है, जिसकी वजह से वो पोलर नहीं बन पाते। लिहाजा ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूल, चाहे वो मीथेन, चाहे वो ईथीन, चाहे वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो, ये तमाम के तमाम हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर। अब अगर मैं कहूं कि बॉन्ड कौन सा बना हुआ है, देखें ऑक्सीजन में यानी कि O2 में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, आपने पूरा लिखना है, मैं सिर्फ लफ्ज लिख रहा हूं डबल। नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इनकी अशकाल, इनकी स्ट्रक्चर मैंने लेक्चर में बनाए हैं, लिहाजा आप कोवेलेंट बॉन्ड की इकसाम के लेक्चर के अंदर जाकर इनके सारे स्ट्रक्चर को आसानी से देख सकते हैं। इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आपका जो मीथेन है इसमें भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आप वहां जाके ये सारे देख सकते हैं। और C2H4 यानी ईथीन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मीथेन का मैं स्ट्रक्चर अगर आपको बना दूं तो कोई मजायका नहीं है। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है, लिहाजा मैं कहता हूं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड की सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किस्म है। लोन पेयर किसे कहते हैं? लोन पेयर उसे कहते हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता, बॉन्ड बनाने में हिस्सा ना ले। अमोनिया के ऊपर एक, अमोनिया में मौजूद नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है और इसकी तफसील हम बयान कर चुके हैं कि वैलेंस शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, 2 नहीं लेते। BF3 में इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह क्या है? बोरॉन, इसकी तफसील हम लेक्चर में बयान कर चुके हैं, लेकिन बोरॉन जब फ्लोरीन, बोरॉन के वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, जब वो फ्लोरीन से बॉन्ड बनाता है तो उसके बावजूद उसके इर्द गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो पाते हैं। मिसाल के तौर पे 2 ये, 2 ये, 2 ये। ऐसी सूरत में बोरॉन के अभी भी इर्द गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अभी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बॉन्ड बनाने के बावजूद इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते इश्तराक के बावजूद, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी का रुझान होता है। 8वां सवाल, किस किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर किसी मॉलिक्यूल को अच्छा डोनर बनाते हैं? आपने याद रखना है कि डोनर बनने के लिए लोन पेयर का होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर जो है वो मौजूद होगा तो नाइट्रोजन जो होगा उसका कंपाउंड या मॉलिक्यूल एक अच्छा डोनर होगा। तो लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर मौजूद होगा तो अच्छा डोनर बनेगा। बॉन्डेड और लोन पेयर में क्या फर्क है, इसकी तफसील हम लेक्चर में पढ़ चुकी हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट बॉन्ड के लेक्चर के अंदर हमने इसे तफसील से पढ़ा, लिहाजा मैं इस सवाल को छोड़कर चाहूंगा कि आगे बढ़ूं और आपको कहूंगा क्या मेरे लेक्चर में इसको तफसील से पढ़ें। अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद कितनी होती है? देखें अमोनिया का मॉलिक्यूल जो होता है ना, उसमें नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए होते हैं हाइड्रोजन से, तीनों के तीनों सिंगल बॉन्ड होते हैं। लिहाजा अगर मैं गौर से देखूं तो जो बॉन्ड होता है ना वो पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का। तो ये 3 बॉन्डेड पेयर हैं, 1 2 3। तो 3 बॉन्डेड पेयर जो हैं ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? 3 बॉन्ड बनाते हैं, लिहाजा बॉन्डेड पेयर की तादाद जो है इस मॉलिक्यूल में 3 है। लोन पेयर कितने हैं? ये लोन पेयर है 1। खैर हमसे उससे पूछा नहीं गया, लिहाजा इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। डेल्टा की इलामत क्या जाहिर करती है? डेल्टा की इलामत जाहिर करती है कि आपका जो बॉन्ड है जब वो पोलर होगा तो इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ खिंच जाएंगे। मसलन हाइड्रोजन अगर क्लोरीन से बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड क्लोरीन के करीब चला जाता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की कम होती है, जिसकी वजह से क्लोरीन पे थोड़ा सा नामुकम्मल, थोड़ा सा या नामुकम्मल चार्ज आ जाता है, उसको हम डेल्टा से शो करते हैं। तो डेल्टा की इलामत नामुकम्मल या थोड़ा सा चार्ज है जो किसी एटम पे आ जाता है पोलर मॉलिक्यूल के अंदर। ये इसलिए बनता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, फर्क होता है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बनता? देखें ऑक्सीजन जब एक एटम दूसरे एटम से मिलता है तो दोनों ऑक्सीजन होते हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है,
ये होमो मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि सेम एक जैसे एटमों से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल। इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, यानी कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है। तो ऐसा जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर होगा। पानी में पोलर कोवलेंट बॉन्ड इसलिए पाया जाता है क्योंकि पानी में जो बॉन्ड होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बनता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड जो बनता है उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है। लिहाजा इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, फर्क है, वो तकरीबन 1.2 के बराबर होता है। लिहाजा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होने की वजह से बॉन्ड जो होगा वो पोलर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।